दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर मतीन साहब हैं, जफर हिलाली साहब हैं, ज़मीर हैदर साहब हैं, शाद आरिफ साहब हैं। मैं मालिक साहब पहले तो ये बताइए कि वो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले कि क्यों हम इस तरह के नामों पर आकर फंस जाते हैं और क्यों ये फेवरेट हो जाते हैं, हफीज शेख साहब, जलील अब्बास साहब, इस तरह के लोग। मेरा ख्याल है आमिर ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू की थी जिसको बड़ा अच्छा कैप किया शाद आरिफ साहब ने, जब उन्होंने कहा कि ये फैसले हो जाएंगे और जहाँ होने हैं। आई थिंक वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमिर की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको नंबर 2 या नंबर 3 नहीं चाहिए पंजाब के मॉडल का, हमारा इमीडिएट क्राइसिस IMF नहीं है, इकनॉमिक हमारे मामलात हैं, बिल्कुल हैं। ये 70 साल से चल रहे हैं और ये आने वाले अभी 10-15 साल तो चलेंगे, और इसलिए इसमें कोई 3 माह या 6 माह इतने क्रिटिकल फैक्टर नहीं है जितना बन गया है इस वक्त हमारे परसेप्शन में, क्योंकि पिछले 6 माह से 1 साल से हम सिर्फ IMF दिन रात सुन रहे हैं, डिफ़ॉल्ट IMF। मेरा ख्याल है जो आमिर ने बात की है उसको थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करना चाहिए। हमारे जो आने वाले 6 माह हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो तमाम स्टेबिलिटी को और पॉलिटिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन करेगा? वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, वो है PTI का मुस्तकबिल, वो है कि इलेक्शन के अंदर किस हद तक PTI को इजाज़त होगी इलेक्शन लेने की, किस शक्ल में इजाज़त होगी। अगर इसके कैंडिडेट्स होंगे भी, अगर पार्टी पे कोई ऑफिशियल बैन नहीं लगता तो अनऑफिशियल तो लगता है ना, जिस तरह मीडिया के ऊपर ऑफिशियल बैन कोई नहीं है लेकिन अनऑफिशियल बैन्स हैं, टेलीफोन आता है, सब कुछ होना पड़ता है। इसी तरह ऑफिशियल बैन सब कुछ नहीं होता कि पार्टी ऑफिशियली बैन हो गई है। आप एक इम्पॉसिबल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे किसी भी कैंडिडेट अव्वल बनना बड़ा मुश्किल है। अगर वो बन जाएगा तो वो उसकी कन्वेंसिंग बड़ी मुश्किल होगी। अगर कन्वेंसिंग मुश्किल होगी तो फिर इलेक्शन वाले दिन वोटर को लाना कितना दिया जाएगा। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो अगले 3-4 माह में खुलेंगे। खान साहब की एक हमने कन्विक्शन देखी हुई है, 2-3 मुकदमात हम और देख रहे हैं, हो सकता है उसमें एक आधी कन्विक्शन और आ जाए, तो उसका एक पूरा एक स्पिल आउट होगा जी। ये स्पिल आउट से डील करने के लिए क्या जो है हफीज शेख साहब एक कैंडिडेट हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। क्या गिलानी साहब हो सकते हैं? जैसे इसने आमिर ने बात कही कि यार बड़े प्रॉपर से आदमी हैं, वो शायद वो एक सर्टन हदें क्रॉस ना कर सकें, लेकिन कम से कम उनका जो एक्सपोजर है वो समझ ज़रूर सकते हैं, उनको एक लार्जर पिक्चर नज़र आ सकती है और वो देख सकते हैं, बिकॉज वो सारी ज़िंदगी उन्होंने डील ही किया है कहे में और अनकहे लफ्ज़ में। देखिए, जब आप डिप्लोमेट हों और आप इंडिया से निकाले जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी काफ़ी क्लोज वर्किंग रही है पिंडी के साथ भी। ऐसे ही कोई डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट इंडिया से निकाला नहीं जाता, और इनका था कश्मीरी लीडरान के साथ सब कुछ। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। फिर इनका अमेरिका में पोस्टिंग, अमेरिका की पोस्टिंग भी हवा में नहीं होती, वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होती जी। तो जब एक ऐसे वक्त में एक बंदा आता है जब बहुत डायरेक्टली स्टेक्स बहुत हाई हैं इंस्टीट्यूशन के, फाइनेंशियली भी, जैसे शाद आरिफ साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं किया, जो ये फैसिलिटी वो आर्मी चीफ ने करवाया, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। अब देखें तो आप सऊदी अरेबिया, UAE, आपकी जो काउंसिल बनी, फैसिलिटेशन काउंसिल, ये इंस्टीट्यूशन के कहने पे बनी, उसमें फॉर्मल रोल आ गया आर्मी चीफ का। फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के ऑफिसर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर जो आर्मी एक्ट चेंज हुआ, आर्मी एक्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक है कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को अब एक राइट दिया अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने का प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। रीज़न है ना। फिर UAE, सऊदी अरेबिया, उन्होंने स्टेबिलिटी को, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को एज ए गारंटी लिया हुआ है। जब आप ये सारी पिक्चर देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि इंस्टीट्यूशन बड़ी हेविली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व हो गई है, बिकॉज सबका ख्याल है कि शायद ये चीज़ें आप अपने आप पे छोड़ी नहीं जा सकती। 2 बहसें चल रही थी पाकिस्तान में, एक थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। मुझे लग रहा है कि अब दूसरी दलील पे ज़्यादा जोर आ गया है कि आप पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करें, अनसर्टेनिटी ख़त्म करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉलो करेगी। इसलिए ये अगले 3-4 माह सिर्फ IMF के प्रिज्म से देखना मेरा ख्याल है गलती होगा। इसको पहले आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक अनरेस्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशन की, और उसका स्टेक अब बहुत बड़ा हो गया है।
प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दफ़ा कहा कि जी सऊदी अरेबिया से जो एड आई, जो यूएई से एड आई, जो सब कुछ है, उसमें पिवटल रोल आर्मी चीफ का था। जब आप ये सारी चीज़ें जमा करते हैं तो फिर आपको नज़र आता है कि अगले 4 माह एक्चुअली आने वाला जो गवर्नेंस मॉडल है वो तय करेगा। सही है। IMF के साथ आपने एक हद में चलना है और आपकी कयूद हैं वो चाहे आपको मुझे बना दें, हम सर्टन डेडलाइन से बाहर नहीं निकल सकते। सही। और ये कोई सोचे कि जी अगर IMF का एक्स आदमी है तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर नेगोशिएट करेगा, आई डोंट थिंक दैट इज़ नीडेड। सही। यू नीड समबडी हु रियलाइजेस कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि क्यों उनके चांसेस बेहतर हुए, तकरीबन 24 घंटे पहले तक एक बार फिर इसहाक डार साहब बड़े एग्रेसिवली अपने लोगों को, उनके करीबी लोग कह रहे थे वो जी हो जो भी लगना डार साहब नहीं है। देखें मेरी तो ये है कि मियाँ साहब का ये इंसिस्टेंस है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका मैं ही फाइनल करूँगा, और समझ आती है वो क्यों चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये 6 माह तक भी रहते हैं या 6 माह से आगे बात जाती है तो कम से कम हमारा बंदा होना चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, मैं एज इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था, सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है इमरान खान का, उनकी सियासत का, उनका फ्यूचर डिसाइड करने का, कोर्ट्स में क्या होगा, आगे क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। अगर वो सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है तो क्या मैं इतने बड़े फैसले से बेदखल हो जाऊंगा कि जिसमें यह तय होगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या उसकी काबीना होगी, और वो अगर 6 माह से आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो फिर तो बचकाना बात होगी। तो हम फिर इसका मतलब हकायक को हम डिस्कस नहीं करना चाहते। सही है। इसलिए, और इनके पास टेबल पे जिद करने के लिए है क्या असदुल्ला, मैं चाहूँगा बाकी लोग भी इस पर बात करें। अगर मैं आज इंस्टीट्यूशन हूँ और आप हैं नवाज शरीफ साहब, आमिर मतीन है, जरदारी साहब और अरशाद आरिफ साहब हैं, मौलाना साहब, मैं उनकी बारिश होने की वजह से उनको बना दिया मौलाना साहब अगर वो हैं, आप तीनों मुझे कहते हैं नहीं जी एक्स नहीं वाई होगा, और आप उस पर जिद लगा लेते हैं, तो मेरे पास बड़ा सिंपल जवाब है, अच्छा भाई ठीक है आप अपनी मर्जी कर लें, फिर एक काम करें, इलेक्शन खुल के होने दें, देख लेते हैं कौन आएगा। हाँ, ठीक है। और जो आएगा फिर उससे हम डील कर लेंगे। हम तो डील कर लेंगे, आप भी डील कर लेंगे। क्या ये लोग अफोर्ड करते हैं? ये नहीं अफोर्ड करते। इनकी बार्गेनिंग पोजीशन बड़ी थोड़ी है। ये कल्पलाएंगे, तड़पेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एंड ऑफ द डे डिसीजन उसी का होगा जिसने सारा बोझ राइट सर। चलिए, राजा रियाज साहब इतने काम मसरूफ हो गए भाई कि सडनली उनके पास टाइम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी मालिक साहब, नजर रखिए, अगर कल यूनानिमस अनाउंसमेंट नहीं आती इमरान प्राइम मिनिस्टर की और राजा रियाज की, तो जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है मुझे यकीन है वो राजा रियाज के नॉमिनेटेड 2 नामों में से एक होगा। बिकॉज सिकंदर सुल्तान राजा लगाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर यूनानिमस नहीं आता तो इसका मतलब है कि एक डिस्प्यूट चल रही है। इसका मतलब है कि अगर ये डिफरेंट नाम जाते हैं तो फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी नहीं करेगी फैसला। फिर फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगा जो हमें पता है कि जो कहेगा। इसलिए ये अभी लेदे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उस पर अगर 100 में से मेरा ख्याल है कोई 40% मार्क्स होंगे IMF की डील के, 60% मार्क्स होंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इसके फॉल आउट को वो कैसे डील करेगा, इंस्टीट्यूशन और सिविलियन बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा। इसलिए मुझे ये जिलानी साहब का ज़्यादा अच्छा इसलिए नज़र आता है बिकॉज हिलाली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया के साथ भी बात करनी है। शायद इन्होंने भी की, शायद आरिफ साहब ने भी, तो दुनिया के साथ बात करने का तजर्बा जलील अब्बास जिलानी का बहुत है, दोस्तों से भी दुश्मनों से भी। So he knows how to deal with Indians, बिल्कुल ठीक है सर। ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया सब जगह रहे हैं। राइट सर। So I think जब इस सारी चीजें आप देखते हैं तो लुक्स लाइक अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, आपसे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं हम सर? मैं मोहम्मद मालिक साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त ये हमारी सारी नज़रें और बहस ये हो रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और काबीना क्या बनेगी, मगर उससे ज़्यादा एजेंडा है। एजेंडा मैं समझता हूँ उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियरली आप ये जो पिछले चंद 2-3 हफ्तों में हुआ है, ये लेजिस्लेशन देख लें और सारी जो कवानीन नए बनाए गए हैं उसके मुताबिक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वो क्लियर ये है कि जो मालिक साहब ने जिसकी तरफ इशारा दिया कि ये हमने इसका रीप्ले देखा है कि ये पाकिस्तान का एग्री मॉडल करने का एक नया ख्वाब देखा गया जा रहा है, और ये हमने पहले भी देखा है। ये मुशर्रफ साहब को भी बड़े लोगों ने ब्रीफिंग्स दी थी, शौकत अजीज़ साहब उसी चक्कर में देखे कि वो आएंगे
देंगे, यू टर्न अराउंड करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके पीछे ये मफरूज़ा होता है कि ये जो सियासतदान हैं ये नालायक हैं और पाकिस्तान के इदारे और ये तमाम जो साफ़ी जज ये सब जो हैं ये इसको रुकावट बनते हैं। तो वो उसमें फिर और काफ़ी हद तक ये पार्लियामेंट ने जिस तरह का माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस रही है तो कुछ हद तक वो ठीक भी हैं, मगर उसका जो सलूशन होना चाहिए था कि इसकी बेहतरी करने की बजाय वो फिर शौकत अजीज़ जैसे लोग अपनी दिहाड़ी लगा लेते हैं और वो फिर भाग जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। तो आजकल भी शायद ये ब्रीफिंग्स दी गई हैं कि जनाब हम इसको अपने हाथ में लेंगे और इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। और ये बिल्कुल इसी वजह से ये सारी जो लेजिस्लेशन है, जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट के ज़रिए और फिर ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है कि पहले ही उनको इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उस पर जो तनकीद करने वाले लोग हैं, मीडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, जुडिशरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ये जो है उन सब के ऊपर ये लेजिस्लेशन जो पिछले 40 बिल पिछले कवानीन जो पिछले 2 हफ्ते में लाए गए हैं उसको रोकने के लिए, कटेल करने के लिए हैं कि रुकावट ना बने उनके मॉडल में और कोई ना कोई नया एक शौकत अजीज़ आए और दिहाड़ी ला के बाद में वो गायब है। तो ये उस तरफ ही मुझे जाती हुई नज़र आ रही हैं और सिर्फ ये है कि अब ये देखना है कि आया ये उसके अंदर लास्टली ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो बहस चल रही है कि काबीना के अंदर हिस्सा मिल रहा है तो वो इसीलिए कह रहा है कि ये भी ऑन बोर्ड रहे, किसी ना किसी को ऑन बोर्ड रखा जाता है ना। मार्शल लॉ जब लगाता है तो एक आधी पार्टी को ऑन बोर्ड रखा जाता है। ज़ियाउल हक ने भी जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड ले लिया था, क्यू लीग को उन्होंने शरफ साहब ने ले लिया था। तो ये जो अभी पार्टियों की बहस है वो इसलिए है कि कम से कम ये शोर ना मचाएं। लास्टली बिल्कुल मालिक साहब ने जो बात कहा ना कि अगर वो नाम पर इतफाक़ नहीं होता, 95% मेरा ख्याल फीसद ये उम्मीद है कि नाम पे इत्तफाक हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इंसिस्ट करने वाले नहीं है और राजा रियाज साहब नहीं करें। मगर जो 5% ये जो कह रहे हैं ना वो बड़ी अहम बात है। अगर नहीं होता कि इस पे आमिर साहब अब राजा रियाज को हल्का ना लिया करें, मैं एहतजाज करता हूँ। आप राजा रियाज साहब को सीरियसली नहीं लेते, मैं एहतजाज करता हूँ। कोई पता नहीं कल को ये वही प्राइम मिनिस्टर आ जाए, क्योंकि इस वक्त रबर स्टैम्प की हुआ है। पर मैं कहना लास्ट एक लाइन कह दूँ कि अगर ये फर्ज करें 1% चांस है कि वो नामुत्तफिका कैंडिडेट आए, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं माने ये इस एग्रीमेंट के साथ, वो उनको वो राजी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हिलाली साहब जरा कंपैरिजन पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि अभी जो असेंबली गुजरी है इसके 2 हिस्से, एक तरीके इंसाफ ने 3 साढ़े 3 साल और बाकी 1.5-2 साल जो है वो पीडीएम की या इत्तेहादी जमातों ने, पीपल्स पार्टी पे उसका हिस्सा दी। आप इसको, एक तो ज़ाहिर है हमारे सामने फिगर्स हैं कि इन्फ्लेशन 13% थी और वो 29% पे चली गई और 39% को टच करके वापस आई है। फिर हम देखते हैं कि बाकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा, फिर डॉलर प्राइसेस, फिर पेट्रोल प्राइसेस। तो एक ये कंपैरिजन है, क्या यही कंपैरिजन है दोनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, या कुछ और पैरामीटर्स भी होने चाहिए हमारे सामने? क्योंकि मौजूदा हुकूमत का दावा यह है और पिछले 2 दिन से जो हम सुन रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, वरना मुल्क अभी, राजा रियाज साहब ने भी यही कहा है, जिनको हम बिल्कुल हल्का नहीं लेते, उन्होंने भी यही कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता अगर ये हुकूमत होती। और बिलावल साहब कह रहे हैं तन्हाई का शिकार था और हमने इसको बचाया। कैसे देखते हैं आप, कंपैरिजन कैसे करेंगे? पहले बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि राजा रियाज साहब इज़ अ लोटा, जो पहले किसी और के टिकट पे आए थे और अभी किसी और के लिए बोल रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए हैं और ख़ुद चाहते हैं कि PMLN के कैंडिडेट बने अगले इलेक्शन में। इनका पता नहीं क्यों इनको आप लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। आई डोंट थिंक वन शुड गिव हिम एनी इम्पोर्टेंस। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि परफॉर्मेंस जो हुआ है इस गवर्नमेंट का आप लोग देख रहे हैं भाई। शुगर 1.5 साल में 45% इंक्रीज कर गया है, फ्लावर 55% इंक्रीज कर गया है, नान 1 रोटी 50% इंक्रीज कर गया है, पोल्ट्री 37%, घी 22। देखिए, मैं पढ़ के ये चलता रहे, ये क्या फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल 45, डीजल 40, इनमें इन लोगों को कोसते हैं लोग। तो कहने की बात यह है कि इनका जो काम, दे हैव फेल्ड, होपलेसली फेल्ड। और अगर होपलेसली फेल नहीं करते तो मेरे ख्याल में KP में ये जो इलेक्शन हुआ है
ये तो नून लीग चलाया है ना पीडीएम को। नून लीग को 2000 वोट्स मिले हैं, जेयूआई को 13,000 मिले और पीटीआई को 20,000 मिले। तो देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये छोड़ें आप इनकी कंपैरिजन, आई डोंट थिंक इस थिंग। मैं समझता हूँ कि हम जो बात कर रहे थे इससे पहले, वी वर टॉकिंग अबाउट वाई हफीज़ शेख इज़ इन द रनिंग। ये मालिक साहब ने ठीक कहा है, हफीज़ शेख नॉर्मली वुड नॉट बी इन द रनिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर, मगर हम खुद कह रहे हैं ना कि हमारा क्राइसिस इतना, मैं समझता हूँ इट्स इकोनॉमिक। अब वो कहते हैं स्टेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ, क्या फॉरेनर्स अगर समझते थे कि हमारा गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को रॉक ना करो, कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता? अर्जेंटीना को $300 बिलियन मिल गया है, हम लोगों को एक एक के लिए हम मर रहे हैं, 2 के लिए मर रहे हैं। कमाल है। $300 बिलियन अर्जेंटीना को IMF ने दिया है। क्यों दिया है? देखिए, बात असल ये है कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट आप पब्लिक। अगर हमारे पब्लिक के बारे में वो सोचते तो इस किस्म का जो हमारे को निगर्डली ट्रीटमेंट जो हमारे साथ कर रहे हैं वो नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि वो आप बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान की स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कुछ हद तक उनके हाथ में थी, उन्होंने वो छोड़ दिया। दे गिव अप, दे नॉट बॉदर्ड। हाँ जी, हिलाली साहब, हम देख रहे हैं कि एक फिक्र जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को भी उनके दामनगीर रहती है कि वो जा रहे हैं, इलेक्शन में जाएंगे तो महंगाई जो है उससे लोग बहुत परेशान हैं। और जो आर्गूमेंट इनके हैं, क्या वो पब्लिक उसको बाय करती है कि नहीं करती? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर कि जी हमने डिफॉल्ट से बचाया, हमने मुल्क को आलमी तनाई से बचाया। क्या ये अवाम के इशूज़ हैं? क्या ये हेल्प करेंगे इन 14 जमातों को जब ये इलेक्शन में जाएंगे? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहद आरिफ साहब, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले 1.5 साल का उससे पीछे के 3.5 साल से, तो ज़ाहिर है ये कंपैरिजन मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, जिन्होंने अवाम के पास जाना है, ये कंपैरिजन अवाम भी कर रहे हैं, ये पीटीआई भी कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन कल से शुरू हो जाएगी, जब से ये हुकूमत घर को चली जाएगी। ये क्या अपने तौर पर ये सियासी जमातें इलेक्शन लड़ सकेंगी, या वही होप्स रखी हुई है जो अभी थोड़ी देर पहले मालिक साहब भी बात कर रहे थे कि कुछ असिस्टेंस भी इनको दरकार होगी अगले इलेक्शन में उतरने के लिए? देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब की जो आज की राय है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ले के बिलावल भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो साहब से ले के इसहाक डार साहब, जितने भी लोग आप 1.25 साल की या पिछले कम अज़ कम 1.25 महीने की तकरीरें, इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम अगले इलेक्शन में जा सकते हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, हम अगले इलेक्शन में जा सकते हैं किसी मद्दे मुकाबिल की मौजूदगी में। वो सब ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी नाकामियां हैं, हमारी नाकामियां तो हैं, लेकिन हमारी नाकामियों के ज़िम्मेदार सबका हुकूमत है। इसका मतलब है कि इनके पास आवाम को पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है, और सिर्फ़ एक ही पॉइंट पर ये इलेक्शन में जा सकते हैं कि सारी जो ख़राबियाँ हुई, जो महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, बदअमनी हुई, लोगों के मसाइल बढ़े, इंसानी हकूक़ पामाल हुए, जिस अंदाज़ की कानून साजी हुई, और फिर कानून साजी भी ऐसी हुई कि ख़ुद हुक्मरान जमात के लोग खड़े होकर कहने लगे कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस कारकर्दगी के साथ, इस डायरेक्टिव के साथ तो ये इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। अब इलेक्शन में ये इसी सूरत में जा सकते हैं कि जिस तरह इनको हुकूमत दिलवाएगी, इसी तरह इनको इलेक्शन भी जितवाया जाए। और इलेक्शन जितवाने की सूरत एक ही है कि एक तो फौरी तौर पर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन ना हो, और जिस तरह मालिक साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि गलियाँ सुंजियाँ करके इनको मैदान में उतारा जाए, लेकिन गलियाँ सुंजियाँ करना इतना आसान नहीं है। किसी फ़र्द या गिरोह के लिए कोई इदारा अपनी साख को दाव पर नहीं लगाएगा, उसके लिए इलेक्शन जितवाना नहीं। अब ये जो इशू बना हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब का मामला है,
मेरी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे तुले हुए हैं कि उनकी मर्ज़ी का, उनकी पसंद का और उनके एतमाद का शख्स वज़ीर आज़म होगा। अगर वो नहीं होगा तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में भी नहीं आएंगे, और नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में नहीं आते या उनकी पसंद का, उनकी मर्ज़ी का, उनके एतमाद का शख्स वज़ीर आज़म नहीं बनता, तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसका फ़ायदा तो उनको हो, लेकिन उसका सारा नुकसान या उसका सारा मलबा जो है वो किसी और पर, किसी और को बर्दाश्त करना पड़े। तो इस बुनियाद पर ये जो मामलात अब तय होंगे वो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होंगे कि जी अब इस हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा किस तरह से लाना है, मुल्क की स्टेबिलिटी को भी देखना है, आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और साख को भी देखना है, और माशी इस्तेहकाम को भी देखना है। ठीक, सही है। लेकिन एक सवाल इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, और वो ज़मीर साहब, वो सवाल ये है कि अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं तो इसके डिले होने का फ़ायदा क्या मौजूदा हुक्मरान जमात को होगा, इत्तेहादी जमातों को होगा, या और क्या वाकई वक्त के साथ साथ इनकी कारकर्दगी लोग भूल जाएंगे और सारा मलबा जो है वो इस निगरान सेटअप के ऊपर डाल देंगे, इसका बेनिफिट इनको मिलेगा? नहीं, इतना आसान नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अगले रोज़ मेरे प्रोग्राम में JUI के बड़े सीनियर लीडर हमदुल्ला साहब कह रहे थे हम 3 महीने 4 महीने या 6 महीने बाद भी अगर जाएंगे और हालात अगर ऐसे ही रहे तो हमें टमाटर पड़ेंगे, हम वोट मांगने नहीं जा सकते। वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो अभी इरशाद आरिफ साहब ने भी बात की, उसमें भी यही रीज़न है, नवाज शरीफ साहब क्यों चाहते हैं कि उनका बंदा हो, और अगर वो बेहतरी ले आते हैं, टर्न अराउंड हो जाती हैं, आवाम की तकलीफें कम हो जाती हैं, तो फिर वो थोड़ा सा क्रेडिट ले सकेंगे। देखें जी, ये हमारी ही पार्टी का, और इसी वजह से जिस तरह मोहम्मद मालिक ने भी कहा कि वो बज़िद हैं अभी तक इसहाक डार के ऊपर, और उनकी मतलब उनकी पूरी कोशिश यही है। लेकिन मैं, और इस बात का कोई इम्कान है कि उनकी बात मान ली जाए इसहाक डार के नाम? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपनी पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये एक बड़ी नामुनासिब सी बात है। फिर और उन्हीं की जमात के एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब देखें, अगर इत्तेहादी मान जाएं तो सबसे मुनासिब आदमी इसहाक डार है। तो एक पार्टी के अंदर भी उसके ऊपर इख्तलाफ हो तो वो कंट्रोवर्शियल तो बात बन जाती। लेकिन एक चीज हम क्यों भूल रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 in 1 हो या टेक्नोक्रेट प्लस पॉलिटिशियन हो, जिस तरह हफीज शेख का नामदार, क्यों? जलील अब्बास जिलानी की जो बात की मोहम्मद मालिक ने, इट्स वेरी वैलिड कि उनका एक एक्सपीरियंस है। 40% अगर आपने देना है IMF के इशू को, कि उसको एक कंसिडरेशन रखनी है कि IMF के साथ आगे मामला तय करने हैं, और फिर बाकी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इंश्योर करने चाहे जब भी करने हैं, तो वो उसमें एक कैबिनेट होती है जो एक कंबाइंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एफर्ट्स होती हैं, और फिर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब सबसे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि जी आर्मी चीफ ने बहुत सारी एफर्ट्स की, तो व्हेन ही इज देयर तो इसका मतलब है कि एक कैबिनेट भी होगी जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स होंगे, कुछ बड़े ऐसे लोग होंगे जो कि इकोनॉमी को भी देख सकें, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी देख सकें, कुछ और जितने भी दीगर डे टू डे के अफेयर्स हैं वो बड़े ऐसे तरीके से चला सकें। जलील अब्बास जिलानी साहब वुड कॉम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। इंटरनेशनली IMF के साथ भी डील करने के लिए आपको दोस्त ममालिक की हेल्प चाहिए होगी, जिस तरह मोहम्मद मालिक ने कहा कि वो दुश्मन ममालिक के साथ भी बात करने में महारत रखते हैं। तो आप क्यों भूल रहे हैं कि सिर्फ इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं, केयर टेकर कैबिनेट भी होगी, और वो भी साथ जो है कॉम्प्लीमेंट करेगी तमाम एफर्ट्स को। और फिर उसके ऊपर जिस तरह अभी तक हम देखते आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हर चीज की जो है वो जो क्रेडिट है वो आर्मी चीफ को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही इज ऑल्सो देयर। और फिर जो मोहम्मद मालिक ने बात की कि अगर आप सिर्फ इनकी बात मान लेते हैं तो फिर वो कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, फिर चीज़ें भी फिर खुद ही चलाएं और देखें फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, या जो चीज़ें जिस तरह एक पार्टी के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं, जिसका एक आम तासुर यह है कि बाकायदा तौर पर इंजीनियर करके उनके खिलाफ जाया जा रहा है, उनको सीन से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो वो फिर अगर पीछे हट जाएंगे कि जी ठीक है फिर चलें, फिर इट्स लेवल प्लेइंग फॉर ईच एंड एवरीवन, देन इट्स अदरवाइज लेवल प्लेइंग फील्ड, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जो मरियम नवाज मांग रही। सही है। लेकिन अब एक सवाल यह है मालिक साहब कि क्या इख्तलाफ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है दूसरी जानिब, या ये इख्तलाफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी है निगरान वज़ीर आज़म को लेकर, और क्या शहबाज शरीफ बड़े भाई की बजाय कहीं और किसी और ग्रुप के साथ खड़े हैं?
नहीं, शहबाज साहब बड़े भाई को आके समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ मेरा ख्याल अब इतने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, इस बात को हम छोड़ दें कि ये कोई ग्रुपिंग हो सकती है या ये बोल सकते हैं उनके आगे। ये ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। नहीं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ना सर कि इसहाक डार के नाम की मुखालफत जिस तरह उन्होंने की, उससे ये तासुर मिला कि शायद शहबाज शरीफ या उनका ग्रुप जो है वो इसहाक डार। जी नहीं, देखें मुखालफत क्या होती है, देखें मुखालफत क्या होती है। वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर वो बने। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब थे तो प्राइम मिनिस्टर की एक बात नहीं चलती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इसमें बिल्कुल हकीकत है, लेकिन बर्दाश्त किया। बल्कि उनसे ही बयान दिलवाया गया कि अगर कोई इसहाक डार को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसकी पार्टी में जगह नहीं है। वो भी कितनी अनप्लेजेंट मैसेजिंग करवाई गई। लेकिन मैं आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ, जब आप पूछ रहे थे कि डिले क्यों चाहते हैं। देखिए, पहली बात यह असदुल्ला, हर पॉलिटिक्स में चीज़ों को एब्सोल्यूट टर्म्स में ना देखें। ये ना कहें कि ये होगा कि ये होगा। हर लॉट ऑफ स्मॉल पीसेस मेक अ होल। छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के उसके इम्पैक्ट होते हैं। इनको क्यों सूट करता है ज़्यादा इलेक्शन? इनको सूट ये इलेक्शन करता है कि जब आपको याद है, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी, उन दिनों कितनी अनपॉपुलर थी, बहुत उसके सारे बाई इलेक्शंस वो हारे थे, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बिल्कुल। अगर उस टाइम पे इलेक्शन करते तो ये जीत भी जाते ये लोग, लेकिन इन्होंने अपने नैब के लॉज चेंज करने थे, इन्होंने अपनी दूसरी चीज़ें सीधी करनी थी कानूनी, इन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, इनका ख्याल ये है कि लोग इनके 1.5 साल के अंदर इमरान खान की इकनॉमिक्स को भूल गए हैं और सिर्फ उनको उनकी सियासत और वो एब्सोल्यूट नॉट, अमेरिका बैशिंग, आर्मी बैशिंग वो बिकती है। पाकिस्तान में अब जो भी कह लें, इंस्टीट्यूशन बैशिंग और अमेरिका बैशिंग और मज़हब, ये 3 चीज़ें पाकिस्तान में बिकती हैं। चाहे जो मर्जी ओपनली माने या ना माने, इन तीनों चीज़ों पे आपको वोट मिलते हैं। बिकॉज ताकत को हमेशा लोग नापसंद करते हैं। ताकत से ताल्लुक़ जोड़ते सारे हैं लेकिन पसंद नहीं करते उसको, लेकिन बहालत मजबूरी ताल्लुक़ जोड़ते हैं। इनका ख्याल अब ये है कि जितना भी टाइम मिलेगा शायद लोग ज़्यादा बातें भूल जाएं। उनको पता लोग भूलेंगे नहीं। और ये जो बात बता रहे थे ज़मीर इसकी हमदुल्ला साहब की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इकनॉमिक चेंज हालात ना हुए तो उतनी ही गालियाँ पड़ेंगी, वही मुश्किल होगा। बट स्टिल बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप गवर्नमेंट में बैठे हों या आपकी गवर्नमेंट को गए हुए 6 माह गुजर गए हों। हमेशा लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती है, मौजूदा हुकूमत होती है, उसको कहते हैं। जहाँ तक रही बात कि इनकी परफॉर्मेंस की, जो महंगाई है वो आपके सामने है। कोई देखें, इनको तब लोग पसंद करते इन्होंने किसी भी चीज़ में कोई ट्रेंड रिवर्स किया होता। क्या बिजली का रेट बढ़ाना रिवर्स हुआ? नहीं, उसी स्पीड से तबाहकुन स्पीड से बढ़ गया। क्या महंगाई कम हुई? नहीं, कि कमाई बढ़ गई। क्या डॉलर कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। क्या आपका वैसे कीमतें कम हुई? नहीं हुई। क्या इंटरेस्ट रेट कम हुआ? नहीं, वो 22% पे चला गया। इनके ट्रेंड्स सारे वही ट्रेंड्स जो खान साहब की गवर्नमेंट में आ रहे थे, उसको और तेज़ी से ट्रेंड और होते गए। ये अब ये चाहेंगे 6 माह या 8 माह। लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे भी पता आमिर अभी हमारे साथ हैं कि नहीं है। जी, जी, मैं हमतन गोश हूं मालिक साहब। चीज़ है जिसमें मैं आप सबका चाहूँगा कि सारे इस पर के जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर मैं चाहूँगा सारे अपने कमेंट दे। देखिए, मेरे ख्याल में ये आपका और मेरा ज़्यादा मसला मुझे नज़र आ रहा है, हम लोगों का और शायद पाकिस्तान के अवाम का, कि 4 महीने में इलेक्शन हो जाएं, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएं। पीटीआई के लोग चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी उनकी किस्मत बदल सकती है। आम आदमी कहता है शायद जितनी जल्दी गवर्नमेंट आएगी वो उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और जरदारी साहब हकीकतन इतना इंटरेस्टेड नहीं है अली इलेक्शंस में। उनका इंटरेस्ट ये है कि एक बारी पत्ता साफ हो जाए पक्का इमरान खान का, या वो अंदर हो जाए 10-12 साल के लिए, पार्टी टूट जाए, सब कुछ हो जाए। क्योंकि उसके बाद पहले भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक इंसेस्टिव रिलेशनशिप अब बन गई हुई है, बारियां लगी हुई हैं, पहले भी एक पैटर्न है। अगर आज इमरान खान और उनकी पार्टी जो थर्ड फोर्स इस मुल्क को ज़रूरत थी वो हट जाती है तो फिर क्या होगा? फिर जो भी पावर में होगा एस्टैब्लिशमेंट को इन्हीं लोगों से डील करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उनकी तरजीहात इस वक्त कहने में जो मर्जी कहें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन अगर अगले 1 साल भी ना हो, 2 साल भी ना हो, एज लॉन्ग अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि इमरान खान सियासत से वाइप आउट हो जाते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने की कीमत देने के लिए तैयार हैं। बिकॉज उनको पता है, उन्होंने पहले भी गैप्स देखे हुए हैं। मियाँ साहब ने 7-8 साल का गैप देखा, आ गए ना वापस पार में। पीपल्स पार्टी ने गैप देखा, बड़ा हमने सोचा था सरे पैलेस हुआ, पता नहीं क्या आसमान गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ।
बीबी के बाद हमने कहा पर शहादत के बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, पावर आ गई, इनके दरमियान में पावर आती जाती है। सही। इनको ये पता है कि 2-3 साल का गैप ये बर्दाश्त कर सकते हैं पार्टीज की, इनकी मल्टी लेड पार्टी है। इनको ये पता है कि 2 साल का गैप, सुन ले मेरी बात एक सेकंड, जल्दी ना करें, आप जब सही सही करते हैं ना, आप थॉट प्रोसेस करते हैं, बड़ा टाइम है, सब्र करें। ठीक है। हमारा मसला ये है कि जब हम ये और पैमाने में सोच रहे हैं, इनको ये पता है कि 2 साल इमरान खान की पार्टी अगर रही इस तरह रडरलेस तो उसका फ्यूचर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन की टाइमिंग फ्रैंकली आपके लिए, मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर उसकी कीमत इमरान खान का रिमूवल है, दे आर नॉट पुश्ड। इनको तो जितना भी लेट हो जाएगा, दे आर नॉट पुश्ड रियली। एंड आई वुड लाइक आमिर टू कमेंट ऑन इट। जी आमिर साहब, मैं बिल्कुल मालिक जो कह रहे हैं इनसे 100% एग्री करता हूं कि ये जो सारा टाइम जो है, टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटीज कई दफ़ा निकल आती हैं। आप देखिए ना, पीटीआई ने जब ये रिज़ाइन किया था और ये गवर्नमेंट ने अपनी तहलील की थी तो उनके मफरूज़े और थे, मगर टाइम के साथ वो बिल्कुल टर्न अराउंड होके वो उल्टी हो गई सब तदबीरें जो है ना। तो वो अब लगता है कि गलती थी, इस्तीफ़े देना तो गलती थी, अब लगता है कि तहलील करना भी गलती थी कि उनके पास कोई फ़र्क भी नहीं रह गया। और उनके साथ जो हुआ, तो 2 मफरूज़े हैं कि लेट करने में जितना टाइम मिल जाएगा, तो जिस एक पहला मफरूज़ा तो ये है कि पीटीआई जो है और इमरान खान, इनके दफन करने का इंतज़ाम पूरा हो जाएगा। और जो अभी तक सूरत हाल देख रहे हैं कि वो उनका काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं कि उसमें इंटेंट उनकी है कि वो कोई नो होल्ड्स बार्ड है, इस वक्त कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है उनको। कि आप देखिए इस हद तक जब आ जाएंगे ख्वाजा हारिस जैसा गुड प्राइस, एंड आमिर एनी प्राइस इज अ राइट प्राइस, एनी प्राइस इज़ द राइट प्राइस। कि ख्वाजा आरिफ जैसा मोतबर वकील, जो कि नवाज शरीफ साहब का भी वकील रहा है, मतलब नहीं मैदर पंजोता, तो बेचारे थोड़े बड़े फ्लिमजी किस्म के चार्जेस पे उनके कभी घर पे जब FIA पहुंच जाए तो आपको पता लगता है कि देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट दे विल डू टू अचीव देयर एंड्स। तो उसमें ये जो है कि टाइम के साथ आप ये देखें, बिल्कुल ये भी एक हमने देखा है कि माजी में पार्टियां जब तक अवाम साथ होती हैं मरती नहीं है, मगर उसमें कई दफ़ा दहाइयाँ लग जाती हैं। सही। तो पीपल्स पार्टी को वापस आने में दहाइयाँ लग गई, नून लीग को भी ऑलमोस्ट दहाई लग गई। तो ये दहाइयों का किसने देखा है क्या होता है एक दहाई के अंदर, ये 1-2 साल में नहीं पता कि क्या है। दूसरा एक मफरूज़ा ये है जो कि हम शायद, ये मैंने कहा ना शौकत अजीज़ वाली ब्रीफिंग्स, ये ब्रीफिंग्स हमने देखी है, ये बंदे को पागल कर देती हैं। ये इसके शिकार नवाज शरीफ साहब भी, बीबी मोहतरमा सारे हो जाते हैं जब वो पावर पॉइंट के ऊपर वो ब्यूरोक्रेट जो आधे घंटे में नक्शा खींचता है, वो कहता है सर आप कदम बढ़ाएं, आप ये यूं का यूं कर देंगे, यूं का यूं। तो ये मॉडल बना हुआ है कि तमाम जो लेजिस्लेशन हुई है इसके अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ाया गया है। पहले ही वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस थी, अब वो मादनियात में भी आ गए हैं, ज़राअत में भी आ गए हैं। अब जो नादरा का अब नई तरमीम जो की गई है उसके अंदर से वो कतमन हटा दी गई है। उन्होंने कहा जी आप रिटायर्ड ज़रूरी नहीं है, आप हाजिर सर्विस भी लग सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई अस्करी नुमाइंदा भी आ सकता है। सो लिहाजा वो रुकावटें क्या हैं, रुकावटें फिर भी हैं कि इस मफरूज़े के अंदर ये एक तो अवाम है कि ये अगर ख़ास तौर पे इकनॉमिक वाला मफरूज़ा काम नहीं करता तो महंगाई की, अभी हिलाली साहब ने थोड़ी सी फिगर्स पेश किए हैं महंगाई के, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं अगर ये नहीं। दूसरा ये पीटीआई का बीज अगर यहाँ पे सियासी गैर इस्तेहकाम होगा, इसको टोटली वाइप आउट कर देना और ये समझना कि जनाब इसको कर लेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा इंटरनेशनल ज़रूर है, थोड़ा सा है, मैं सिर्फ चीन का हवाला दिया शाहद आरिफ साहब ने। मैं लास्ट में कह दूँ, मेरा ख़ानदान कश्मीर में है, श्रीनगर में भी है, तो मेरा एक राब्ता रहता है वहाँ पर। मुझे वहाँ से उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि हम हर सूरत में ही आपके साथ जाएंगे, तो आपके जो हालात देखते हुए और ख़ास तौर पे आपने जिस तरह कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बदली, गिलगित बल्तिस्तान में आपने बदली, तो यही काम तो दिल्ली सरकार कर रही है, तो हम यहाँ पे री थिंकिंग चल रही है, तो इसको फ़र्ज़ ना करें। तो बिल्कुल एक इंटरनेशनल चैलेंज भी है हमारे लिए।
राइट सर, आमिर साहब बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ट्रांसमिशन जो है हमारी इसका सिलसिला 10 से 12 बजे के दरमियान भी जारी रहेगा। तो अभी 1 घंटे का वक्फा, आप बुलेटिन देखिए और फिर 10 से 12 बजे आप ये गुफ्तगू जो है उसको दोबारा से सुन सकेंगे।